Good morning. So in your previous class, what we had covered that the different types of taxes which were collected from the peasants, right? Tithe was there, tail was there. I mean, direct, indirect taxes थे ये. Or besides this, the thing was कि first two estates they were exempted from paying the taxes. All the privileges were enjoyed by the first two estates, whereas the third estate was the worst sufferer, and in the third estate also peasants were the most sufferers. They had to pay all the taxes, whereas first and second estate enjoyed all the privileges but did not pay any of the tax. To make the situation more worsen, ये सिर्फ एक रीजन था पूरे रेवोल्यूशन का. इसके साथ और भी कई ऐसे रीजंस हैं जो इसके साथ अटैच हुए एंड व्हिच लेड टू द रेवोल्यूशन. ये तो थे जो एक ह्यूमन आप कह सकते हैं कॉजेस थे, राइट. मीन टाइम क्या हो रहा था कि जो पॉपुलेशन थी फ्रांस की, राइट, फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, राइट. अब जितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी उतना ज्यादा फूड प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा था, राइट. पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी लेकिन जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो उतनी ही स्पीड से नहीं हो पा रहा था, एंड दैट कुड नॉट कीप पेस विद द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइट. द इंक्रीज इन द grain production could not keep pace with the increasing population, right. उससे क्या हुआ कि जो ब्रेड के प्राइस थे, सी हम लोग जैसे इंडियंस हैं, हम लोग चपाती या रोटी का हमारा स्टेपल फूड है, वैसे ही वहां यूरोपियन कंट्रीज में इट इज अ ब्रेड वन, राइट. तो उस समय पॉपुलेशन ज्यादा थी, ग्रेन की सप्लाई कम थी. उससे क्या हुआ कि जो प्राइस था फूड ग्रेन का या आप कह सकते हैं ब्रेड का, इट हैड इंक्रीज्ड रैपिडली. फाइन. एक इकोनॉमिक्स का लॉ होता है, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. इकोनॉमिक्स में एक लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई होता है कि अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, इट विल लीड टू द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल. फाइन. डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो इट विल लीड टू द इंक्रीज इन द प्राइस, एंड वाइस वर्सा. कि इफ सप्लाई इज मोर and the demand is less, then it will lead to the decrease in price. So फ्रांस में क्या हुआ कि डिमांड ज्यादा थी फूड ग्रेन्स की क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई थी, और फूड ग्रेन्स जो थी उतनी ज्यादा उनकी सप्लाई नहीं हो रही थी, तो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड, इट लेड टू द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ bread. Bread was a staple food of that country. Besides this, right, food increase in food price, food articles, right, plus wages. जो लोग फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे उनके भी वेजेस जो थे वो उतनी स्पीड से इंक्रीज नहीं हो रहे थे जितनी स्पीड से स्टेपल फूड की के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे थे. वेजेस उतने ही थे, whereas the price was increasing. So what happened? It led to the subsistence crisis. ये जो स्थिति थी वहां पर, ये जो कंडीशन थी कि फूड प्राइस जो है, फूड ग्रेन्स के जो प्राइस है वो बढ़ गए हैं, ब्रेड के प्राइस बढ़ गए हैं, लेकिन जो लोगों के वेजेस हैं वो नहीं बढ़ रहे हैं, और जो वेजेस है वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रहे थे जितनी तेजी से प्राइस बढ़ रहा था. सो व्हाट हैपेंड, द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर वाज इंक्रीजिंग, इट वाज वाइडनिंग. जो गरीब थे वो और गरीब होते जा रहे थे, जो अमीर थे वो और अमीर होते जा रहे थे. सो उससे क्या हुआ, अगर और उस हालात में अगर कहीं कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, कभी ड्रॉट आ गया, कुछ आ गया, तो हालात जो थे वो और ज्यादा खराब हो जाते थे. सो एज मेंशन, दिस लेड
टू द सबसिस्टेंस क्राइसिस। अब सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या होते हैं? ये वो सिचुएशन होती है, एक एक्सट्रीम सिचुएशन होती है व्हेन वी आर अनेबल or even the basic means of livelihood are also endangered, right? जब आप कह सकते हैं जो एक बेसिक जरूरतें होती हैं हमारी, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, जिसके बिना आई मीन वी आर नॉट इवन एबल टू लिव, जिसमें हम कहते हैं फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, ये हमारी बेसिक नीड्स होती हैं। सो ये अगर पूरी नहीं हो रही होती हैं, एंड इवन मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, वो तरीके जिनसे कि हम अपनी आई मीन कमाते हैं या अपनी लाइफ निकालते हैं, वो भी जब एक खतरे में आ जाती है तो वो हम कहते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। अब अगर इस समय जो कोरोना पीरियड चल रहा है, जो पेंडेमिक चल रहा है, 1 year has already passed, right? It's the second year which is running, right? तो ऐसे में अगर ये हालात और आगे बढ़ जाते हैं तो we cannot deny this कि सबसिस्टेंस क्राइसिस जैसे हालात इंडिया में नहीं आएंगे। सबसिस्टेंस क्राइसिस जैसे हालात इंडिया में भी आ जाएंगे अगर ये पेंडेमिक और आगे चलता है तो, राइट? तो ऐसी कोई सिचुएशन जब आ जाती है, वैसे एक्सट्रीम सिचुएशन होती है, नॉर्मली नहीं आती है, बट अगर हम कहें कि अगर 2 साल तक पर्सन इज नॉट एबल टू वर्क, इज नॉट गेटिंग द जॉब, सो आई मीन ये सबसिस्टेंस क्राइसिस वाली जो स्थिति है ये शायद आ सकती है, राइट? सो ये जो सबसिस्टेंस क्राइसिस वाली सिचुएशन थी, दैट वाज वेरी कॉमन इन द ओल्ड रिजीम। ओल्ड रिजीम क्या है? yesterday I have said कि the period before the French Revolution, before 1789, we call it the old regime, and the period after the revolution we call it a new regime, right? So old regime में ये चीजें बहुत ज्यादा कॉमन थी, राइट? अब ऐसे में क्या हुआ कि जो ये पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, ये रिवोल्ट तो करना चाहते थे, छोटे छोटे शायद रिवोल्ट्स कर भी रहे थे, बट दे वर नॉट हैविंग एनी स्ट्रॉन्ग बैक, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, अ पर्सन हु कुड गाइड देम हाउ टू डू इट। सो ये चीजें जो थी, दे लैक द मीन्स, दे लैक द प्रोग्राम्स, और यू कैन से इसको लार्ज स्केल पर इन रिवोल्ट्स को लेकर जाना ये पीजेंट्स के बस की बात नहीं। इलिटरेट थे पीजेंट्स, उनके बस की बात नहीं थी कि किसी चीज को स्ट्रैटेजीज कैसे प्लान करनी, इसको फर्दर लार्ज स्केल में कैसे लेके जाना है। सो दे वर नॉट एट ऑल यू कैन से प्रोग्राम फॉर इट, और यू कैन से दे वर नॉट एट ऑल वाज एबल टू डू इट, राइट? तो ऐसे में क्या हुआ कि इस समय अब जरूरत थी ऐसे लोगों की जो इन पीजेंट्स को गाइड कर सकते कि तुमने ये जो रिवोल्ट है वो करना है, कैसे करना है, या फिर कह सकते हैं कि आप उन्होंने प्रोटेस्ट कैसे करना है, because they were facing the problems, they were the worst sufferers, so they say कि they had participated in revolts, but एक चैनल नहीं था, एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी जिसके हिसाब से वो चल पाते। So now this was left to the educated people of third estate, क्योंकि थर्ड एस्टेट अब कॉमन था, तो ये अब जो काम था, ये जिम्मेदारी किसकी थी? थर्ड एस्टेट के जो एजुकेटेड लोग थे, तो अब उनकी जिम्मेदारी थी कि वो शायद इनको आगे लीड करते हैं। मीन टाइम क्या था कि मेनी पीपल ऑफ थर्ड एस्टेट दे आल्सो बिकेम वेल्दी, बिजनेस करके, मैन्युफैक्चरिंग करके, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खोल के, चाहे वुलन इंडस्ट्रीज है, सिल्क टेक्सटाइल्स है, ये सब करके इन लोगों ने दे हैड बिकम रिच, राइट? So as I said that many people, they had become the richer one, and how they had become the richer one कि कोई प्रोडक्शन करके या बाकी कंट्रीज के साथ ट्रेड करके वो इस समय तक रिच हो चुके थे, राइट? इसके अलावा जो थर्ड एस्टेट के कुछ लोग थे, दे हैड स्टार्टेड दे हैड स्टार्टेड गेटिंग द एजुकेशन आल्सो, थोड़े एजुकेशनिस्ट भी बन गए थे, उसमें कुछ लॉयर्स भी थे या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स भी थे। तो इस समय एक ये जो लोग थे, ये मानते, इनका ये व्यू था कि द प्रिविलेजेस शुड नॉट बी गिवन बाय बर्थ,
It should be based on the working or the quality of that person. It should not be based on the birthright. It should not be based on the birthright. It should not be a birthright. जो क्वालिटी है पर्सन की उस हिसाब से उसको प्रिविलेज मिलना चाहिए, बर्थ के हिसाब से, राइट? तो ये इस समय तक इट वाज अ राइज ऑफ मिडिल क्लास. इस समय तक पहले क्या था? फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट. अब थर्ड एस्टेट में भी there was emergence of middle class. ये मिडिल क्लास कौन सी थी? फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट और उसके बाद पीजेंट्स के बीच की एक आप कह सकते हैं जो एजुकेटेड थे, थोड़े से रिच थे, they were the middle class. Rise of middle class was one of the say major reason behind this revolt. Reason was कि ये जो क्लास थी ये they had already suffered in the past, so they knew the pitiable condition of these peasants. So इन्होंने लोगों को इंस्पायर करना शुरू किया. ये लोग एजुकेटेड थे. They had started writing the books, the pamphlets. They started inspiring the people. इनका आइडिया क्या था? Their idea was based on justice. Right? Their idea was based on the liberty. चलिए, anyhow, I was telling कि ये जो middle class थी, they had started inspiring the people, and they were having this view that जो लोग हैं उनको birth right नहीं होना चाहिए और birth के basis पर ही privileges नहीं होने चाहिए, and even the idea was based on freedom, equality, equal laws. So अभी भी हम लोग जब अपनी कंट्री में बात करते हैं ना इन चीजों की, फ्रीडम है या इक्वालिटी, ये सारा कंसेप्ट हमने लिया हुआ है फ्रेंच रेवोल्यूशन. फ्रेंच रेवोल्यूशन जो थी उसने वर्ल्ड को ये टर्म्स दी, फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, जो आज तक यूज होती है. सो इनमें से कुछ लोग जो थे, as I said, they were the philosophers. They had written few books like the John Locke and Jean-Jacques Rousseau. Rousseau का जो नाम है, that is very very famous there in the French history, right? So in his okay, one book was written by John Locke, two treatises of government, two treatises of the government जो कि लिखी थी जॉन लॉक ने, right? So in this book, the book written by John Locke, that was two treatises of the government, जिसमें he had condemned, he had refused to accept the doctrine of absolute right of the monarch. उसने इस चीज को मना किया, इस चीज को मानने से मना कर दिया कि जो मोनार्क है या जो किंग है, he is a messenger of the God and he is there to the people. He has condemned this view which was prevalent in the country, right? इसके अलावा, as I said, रूसो ने एक बुक लिखी थी, that was the social contract. ये जो बुक है ये फ्रेंच हिस्ट्री में बहुत ज्यादा फेमस रही, written by Rousseau, where he has mentioned that the government, or you can say the form of government, it's a type of social agreement between the people and the representatives, जहाँ पर जो government है, government is to be answerable to the people. जहां पर गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट इज टू बी आंसरेबल टू द पीपल एंड पीपल शुड बी हैविंग द राइट टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव्स. ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि तुम हमें इलेक्ट करो कि हम तुम्हें तुम्हारे लिए रूल करेंगे. और आज भी ये जो सिस्टम है डेमोक्रेसी का, जहां पर हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं, दैट आइडिया इज अगेन टेकन फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन. इसके बाद मॉन्टेस्क्यू, he was also a philosopher जिसने बुक लिखी द स्पिरिट ऑफ लॉज. स्पिरिट ऑफ लॉज, ये सारे जो है ना, ये है आपके इंटेलेक्चुअल कॉजेस, जहां पर philosophers had inspired the people, right?
स्पिरिट ऑफ लॉज में मॉन्टेस्क्यू ने क्या मेंशन किया है? ही हैज मेंशन दैट द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी डिवाइडेड. The power of the government within the government should be divided between the legislative, executive and the judiciary. अगर आप लोग थोड़ा सा अपना क्लास 8 को रिकॉल करें तो वहां पर सेपरेशन ऑफ पावर्स वो आपने पढ़ा है, जिसमें द पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, राइट. और आज भी हमारी कंट्री की जो पावर डिवीजन है दैट इज देयर बिटवीन दीज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी. लेजिस्लेचर है जो हमारी पार्लियामेंट है जहां पर लॉज बनते हैं. एग्जीक्यूटिव है वो ऑर्गेनाइजेशंस, वो ग्रुप ऑफ पीपल हु इम्प्लीमेंट दीज लॉज, राइट. दोज हु इम्प्लीमेंट दीज लॉज. और अगर कोई इन लॉज को नहीं मानता है, अगर कोई लॉज को नहीं मानता है, देन वी हैव द जुडिशरी टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स, राइट. सो ये जो आइडिया थे, ये जो फिलोसोफर्स के आइडिया थे, इससे क्या हुआ, ये जो गवर्नमेंट का जो आप कह सकते हैं फॉर्म था, दैट वाज एक्सेप्टेड, दैट वाज फॉलोड बाय यूएसए. जब ये 13 कॉलोनीज जब इंडिपेंडेंट हुई थी अमेरिका की, तो इसके बाद फिर ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था जहाँ पे पावर्स डिवाइड होती हैं, दैट वाज फॉलोड बाय यूएसए. और हम भी उसी फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं. दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट इट वाज फॉलोड बाय मेनी ऑफ द कंट्रीज. इवन जो राइट्स देने हैं लोगों को, इक्वालिटी है या फ्रीडम है, ये कंसेप्ट जो था दैट मेनी कंट्रीज हैड फॉलो. और ये जो आइडियाज थे ना फिलोसोफर्स के, ये बहुत ज्यादा डिस्कस होने लगे, ओपनली डिस्कस होने लगे. कहीं कॉफी शॉप्स में है, सिनेमाज में है, मींस जहां भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो यही आइडियाज जो थे वो डिस्कस होते थे. और ये जो आइडियाज थे दैट वर स्प्रेड अमंग द पीपल. तो जब ये लोगों तक पहुंचने लगे, इनकी पॉपुलैरिटी जो थी वो इतनी बढ़ गई. प्लस कई बार ग्रुप्स में इनको पढ़ा जाता था उन लोगों के लिए जो दोज हु कुड नॉट रीड और राइट, उन तक भी इन मैसेजेस को, इन चीजों को पहुंचाया जाता था. एंड इवन कि अब ये एक न्यूज ऐसी आ रही थी कि जो लुई 16 है वो लोगों के ऊपर और टैक्सेस लगा सकता है. ये भी इन डिस्कशंस के थ्रू लोगों तक पहुंची. तो लोग जो थे वो भड़कने लग गए और उन्होंने डिसाइड किया टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस. नाउ व्हाट वर द इवेंट्स? ऐसा एकदम से क्या हुआ कि एकदम ही ये रिवॉल्यूशन जो स्टार्ट हो गया था, उसके इवेंट्स क्या थे वो हम लोग कल क्लास में करेंगे.